हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एकदम जीरो लेवल से सॉल्व करेंगे। अगर आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता है तो इतने सवालों को आप देख कर जाइएगा, आज के बाद आपका भी इतने टाइप का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो पूरी क्लास को देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। और डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हमने रखा है। तो पूरी क्लास एकदम इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी आप जो है स्किप मत कीजिएगा, पूरी क्लास को आप ध्यान से समझिएगा। देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एंड को लिखा है 253 लिखा जाता है और टर्नर को लिखा जाता है 571 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यू को कैसे लिखा जाएगा। एनटीपीसी 2026 का प्रश्न, एनटीपीसी 2026 का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कम से कम 2 से 3 प्रश्न इस टाइप का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, इस सवाल को एकदम सिंपली याद रखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का यह प्रश्न है और एकदम सिंपल से आपको याद रखना है। देखो, यहां पर यंट को बोल रहा है कि 25,371, टर्नर को 57,142 लिखा जाता है। यू के लिए पूछ रहा है ना, तो आपको हमेशा याद रखना है, मेरा इस बात को स्टार बना के लिखिएगा, जिससे आपका सवाल 2 सेकंड में सॉल्व हो जाए। जब भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है तो आपको एक बार ये जरूर काउंट कर लेना है, क्या कॉमन लेटर या कॉमन नंबर वाला सीरीज तो इसमें नहीं बनाया गया है। जैसे देखो, ई को उसने 2 लिखा है, ए को उसने 5 लिखा है, आर को उसने 3 लिखा है, एन को उसने 7 लिखा है, टी को उसने 20 लिखा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर टी है, टी को भी उसने 1 लिखा है और यहाँ पर टी है, टी को भी उसने क्या लिखा है भाई साहब, अब की बार तो 5 लिख दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा सर कॉमन। कैसे कॉमन ढूंढते हैं, आइए देखते हैं। देखो, इसमें क्या है सर, इसमें हमें आर दिखाई दे रहा है, इसमें भी आर है, इसमें ई है सर, इसमें भी ई है। ठीक है, इसमें टी है सर, इसमें भी टी है। अच्छा, इसमें यन है सर, इसमें भी यन दिया गया है। ठीक है, अब अंकों में कॉमन खोजो। सर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, यहाँ पर 5 दिया गया है सर, इसमें भी 5 है, यहाँ पर 2 दिया गया है, इसमें भी 2 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ए का जो बचा है, ए का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर यू लिखा गया है तो हमें यू का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 1 लेटर बचा और नंबर में 1 नंबर बचा 4। तो यू को हम किससे डिकोडित करेंगे भाई साहब, 4 से। 4 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कम से कम 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भाई साहब, एसएससी जीडी की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न, है ना। तो 1 से 2 प्रश्न तो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और मेरे बहुत सारे भाई बहन इस ब्लड रिलेशन के सवाल को गलत कर देते हैं। तो इस मेरे कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आज के बाद आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। देखो, यहाँ पर लिखा है जे एट द रेट के का अर्थ है जे के की पत्नी है, जे जो है के का पति है। तो आप यहाँ पर ABCD देखते हो, जे के देखते हो और जो लेटर यहाँ पर देखते हो वो लेटर यहाँ पर रहता नहीं है, तो आप सोचते हो सर सवाल को हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो आपको हमेशा मतलब है, यहाँ पर ये जो आपके देखो, जैसे यहाँ पर एट द रेट है, डॉलर है, परसेंटेज है, उसके बाद हैशटैग है, ये आपको जो यहाँ पर सिंबल दिए जाए ना, प्रतीक दिए जाए, उसे हमें खोजना है। देखो यहाँ पर एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ जानते हो क्या है, ये जो पहले वाला है ना, ये दूसरे वाले लेटर का पति है। तो अगर यहाँ देखो जी और एच के बीच है ना, तो ये जो जी है ना वो एच का क्या है, पति है। तो हमने कहा भाई साहब जी जो है ये पति है, या चलो थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ये जी जो है भाई साहब ये पति है, किसका पति है सर, एच का पति है। अच्छा, ये पति है तो दूसरी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब यहाँ पर डॉलर है, डॉलर का अर्थ है कि जे के माता या पिता हैं, इसका मतलब एच जो है यन का या तो माँ है या तो पिता है। भाई साहब एक पापा हो गया, दूसरी अम्मी, तो एच जो है क्या होगी, अम्मी हो जाएंगी। किसकी अम्मी हो जाएंगी, मम्मी हो जाएंगी, इनकी अम्मी हो जाएंगी। अब देखो यन हैशटैग के लिखा है, हैशटैग का अर्थ है कि जे के का भाई है, मतलब ये जो एन है ना ये भाई
है सर किसका भाई है? वे भाई है किसका? के का भाई है। आगे बढ़ते हैं, देखो के परसेंटेज वाई है, परसेंटेज का अर्थ है जे के की पत्नी है, मतलब ये जो के है ना ये पत्नी है सर, किसकी पत्नी है? वाई की पत्नी है। अगर एक पत्नी है तो दूसरा क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। पूछ रहा है कि जी का वाई से क्या संबंध है? ये जो जी है ना ये वाई का क्या लगेगा? तो आप बोलो सर ये हम हैं, ये हमारी पत्नी है, ये पत्नी का भाई, ये पत्नी की अम्मी, ये पत्नी का पापा। तो पत्नी का पापा जो होगा हमारा क्या लगेगा? आप बोलोगे सर हमारा क्या लगेगा? वो हमारा फादर इन लॉ लगेगा, ससुर लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके का प्रश्न आता है आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए और इस तरीके का सवाल आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो एकदम बेसिक सा सवाल है ब्लड रिलेशन का, एकदम जड़ से समाप्त कर देंगे इसी एक सवाल में, पर मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देखो जब भी मेल की बात करें, पुरुष की बात करें आप प्लस साइन से दर्शाइएगा, फीमेल की बात करें, महिला की बात करें तो माइनस दर्शाइएगा। अगर उसमें दंपत्ति बोल रहा है, मैरिज कपल बोल रहा है भाई साहब, दो लोगों की आपस में दंपत्ति बोल रहा है मतलब दो लोगों की शादी विवाह हुई है, तो उसे आप बराबर से दर्शा दीजिएगा। अगर पीढ़ी का गैप, हाँ अगर जनरेशन गैप मिल रहा है तो उसे हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे की बात करेगा। इतनी बात को अगर आपने जो है याद करके रख लिया भाई साहब तो आपसे सवाल बन जाएगा। चलो अब बनाते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है कि सरिता जो है ना वो विराट की इकलौती बहन है। ये जो सरिता है वो विराट की इकलौती बहन है। तो हमने कहा भाई साहब ये हो गया हमारा विराट। अब विराट की इकलौती बहन कौन है सर? ये हो गई उसकी बहन सरिता। ये बहन है तो माइनस कर दिया। आगे चलते देखो कह रहा है कि मनोज दिलीप का पुत्र है। अभी मनोज तो यहाँ पर लिखा नहीं गया है। कह रहा है कि जो प्रिया का पति है हमने छोड़ दिया। कह रहा है कि विराट देवांश का पुत्र है। ये जो विराट है ना ये पुत्र है, किसका पुत्र है सर? देवांश का पुत्र है। किसका पुत्र है? देवांश का पुत्र है। अच्छा ये देखो देवांश मनोज का ससुर है। ये देवांश जो है मनोज का ससुर है। तो मनोज का ससुर कैसे हो सकता है सर? ये जो इसकी लड़की है ना इसकी लड़की से शादी कर दी जाए, किसकी? देवांश की। किसकी शादी कर दी जाए? ओ सॉरी डियर, किसकी शादी कर दी जाए? किसकी? भाई देवांश मनोज का ससुर है। हाँ तो ये किसकी शादी की जाएगी? इससे मनोज से इसकी क्या कर दी जाए? शादी कर दी जाए। तो ये मनोज की पत्नी और उसकी पत्नी का पिता क्या हो जाएगा? देवांश का ससुर हो जाएगा। ठीक है, हाँ प्रिया सरिता। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो उसने एक लाइन बोला है मनोज दिलीप का पुत्र है। ये जो मनोज है ना ये दिलीप का पुत्र है। किसका पुत्र है? दिलीप का पुत्र है। चलो भाई साहब दिलीप का पुत्र कौन है? मनोज है। कह रहा है कि जो प्रिया का पति है। यहाँ पर एक बात आपको स्टार बना के लिखना है, जो जिसका जिसकी। अगर प्रश्न में कभी भी ऐसे आता है जो जिसका जिसकी जिसके, है ना, तो हमेशा आपको ये जो नाम आएगा ना ये हमेशा दूसरे वाले के लिए आएगा। तो प्रिया किसका ये देखो जो प्रिया का पति है तो प्रिया का पति कौन है सर? दिलीप है। तो ये प्रिया का पति कौन हो जाएगा सर? दिलीप हो जाएगा। प्रिया पत्नी, दिलीप उसका क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। पूछ रहा है कि प्रिया का सरिता से क्या संबंध है? ये जो प्रिया है ना वो सरिता की क्या लगेगी? आप बोलोगे सर हम हैं, ये हमारे पति हैं और हमारे पति की जो मम्मी हैं वो हमारी क्या लगेंगी? आप बोलोगे सर वो हमारी सास लगेंगी। क्या लगेंगी? सास लगेंगी सर। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। अगर आज आपने लास्ट सवाल तक बने रह गए भाई साहब तो यकीन मानिएगा कि आपके जो है लगभग रीजनिंग के चैप्टर कवर हो जाएंगे एक ही प्रैक्टिस सेट से। पर पूरी क्लास को आपको ईमानदारी के साथ देखना और समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपके सामने है ये प्रश्न है डायरेक्शन टेस्ट का। इसको आप कुछ लोग ग्राफ से बनाएंगे, कुछ लोग बहुत सारा मेथड लगाएंगे, लेकिन हम आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं कि आप सवाल को सॉल्व कर लो। सवाल को पहचानोगे कैसे? देखो कह रहा है कि काजल पूर्व दिशा की ओर 14 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, फिर दाएं।
अच्छा, जब भी ऐसा प्रश्न आता है, एक दिशा कोई दे दी जाए और उसके बाद वो दाएं बाएं मुड़ रही है, तो इस तरीके से आप सवाल को कीजिएगा। देखो हमने ऐसे बनाया दिशा, दिशा चार होती है। ये हमारा पूरब दिशा इधर होता है राइट साइड, नीचे की तरफ हमारा दक्षिण होता है, ऊपर की तरफ हमारा उत्तर होता है, बाएं की तरफ हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखो काजल पूर्व दिशा की ओर, किस दिशा में गई काजल, पूरब दिशा में, तो हमने लिख दिया भाई साहब पूरब। पूरब दिशा में कितना गई है, 14 मीटर है, 14 किलोमीटर गई। अभी वो कहाँ पे थी, पूरब दिशा में है। कह रहा वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है। अब दाएं के बाद अगर मुड़ेगी तो नीचे आएगी कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा हो जाएगी। दक्षिण दिशा में कितना गई है सर, वो 40 किलोमीटर चलती है। अच्छा, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ से अगर वो अपने बाईं ओर मुड़ेगी तो याद रखिएगा हमेशा वो आपके अपोजिट है। वो अपने बाएं मुड़ रही मतलब आपके दाएं मुड़ेगी, तो वो किस दिशा में आ जाएगी सर, पूरब में आ जाएगी। तो पूरब दिशा में वो कितना चली जाएगी, 10 किलोमीटर। अब वो कहाँ पहुंची है काजल, फिर से पूरब में आ गई। अच्छा, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 22 किलोमीटर, अब की बार बाएं मुड़ गई। तो यहाँ से अगर बाएं मुड़ेगी तो कौन सी दिशा पहुंचेगी, उत्तर में पहुंचेगी। कितना किलोमीटर, 22 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब ये कहाँ पहुंची है सर, उत्तर में पहुंची है। उसके बाद कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है। यहाँ से अगर बाएं मुड़ेगी तो कौन सी दिशा होगी सर, पश्चिम दिशा होगी। कितना, वो कितना गई है सर, 24 किलोमीटर गई है। कह रहा है बताइए काजल अपने प्रारंभ के स्थान से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। देखो ये पूरब में कितना गई, 24 किलोमीटर, हाँ 14 10 24, और पश्चिम में कितना गई, 24 किलोमीटर। तो पूरब का अपोजिट पश्चिम होता है, दक्षिण का अपोजिट उत्तर होता है। अगर वो पूरब में 24 किलोमीटर गई थी और पश्चिम में वापस लौट आई तो ये तो कट गया। अब देखो 40 और 22 का डिफरेंस कितने का आएगा, आप बोलोगे सर 18 किलोमीटर का क्या होगा, गैप आएगा। अब दोनों दिशाओं में कौन सी दिशा बढ़ी सर, उत्तर में वो 22 किलोमीटर गई है, दक्षिण में 40 किलोमीटर, तो कौन सी दिशा बढ़ी है सर, दक्षिण दिशा बढ़ी है। मतलब 18 किलोमीटर दक्षिण, 18 किलोमीटर दक्षिण जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया डियर फ्रेंड्स, तो मुश्किल से मुश्किल सवाल को आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। हो सकता हो ये तरीका आपको लग रहा हो कि सर नया है, लेकिन आप जाइएगा सवाल उठा के उसके प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे ज़्यादा फास्ट कोई सवाल को बना नहीं पाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन आपको करना क्या होगा कि सवालों को अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलिए ये सवाल है भाई साहब लेटर एनालॉजी का, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो कह रहा है कि एफ का जो रिलेशन 216 के साथ है, ये एल का रिलेशन क्या होगा। मतलब एफ को जिस लॉजिक से 216 लिखा गया है तो एल को हम क्या बना सकते हैं। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए भाई साहब, ये एफ लिखा गया है ना, तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। अच्छा 6 को मतलब लिखा गया है 216 लिखा गया है। एल है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। तो इसका मतलब है कि 6 का जो रिलेशन 216 के साथ है, 12 का रिलेशन क्या होगा। तो भाई साहब 6 का रिलेशन 216 के साथ कैसे है, आप बोलोगे सर हमें पता है 6 का क्यूब, 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाता है। मतलब जो यहाँ पर संख्या थी उसका क्यूब करेंगे तो 216 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर संख्या 12 है और 12 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमारा 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। मतलब एल को क्या लिखा जाएगा, 1728 लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बढ़िया से सीखा होगा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। ये सवाल है आपके सामने रैंकिंग टेस्ट का। ये प्रश्न आप सभी लोग गलत करते हो ना, पर यकीन मानिएगा मेरे भाई, इस सवाल को महज 10 सेकंड में आप ना सॉल्व कर पाओ तब कहना, पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखो उसने बोला है कि राहुल का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 19वां, मतलब वो बायां तरफ मतलब लेफ्ट साइड से 19 नंबर पे है, तथा मुकुल का स्थान दाएं से, मुकुल जो है दायां का मतलब राइट साइड से वो किस नंबर पे है, 15 नंबर पे है। कह रहा है कि इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। ये एक्स जो हमने मान लिया, ये बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या है, 4 लोग हैं। कह रहा है कि पंक्ति में न्यूनतम, जब भी वो बोलेगा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या तो एक सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना है, टी
T बराबर L प्लस R माइनस यक्स कर दीजिएगा, -2 कर दीजिएगा। देखो सर, हमने यहाँ पर लिखा बायां तरफ से वो किस नंबर पे था, 19 नंबर पे था, दाईं तरफ से किस नंबर पे था, 15 नंबर पे था। x क्या था सर, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या थी, एक्स्ट्रा -2 करना था। देखो अगर हम 15 से 4 माइनस करते हैं 11, 11 से 2 माइनस करते हैं भाई साहब 9, और 19 में 9 को ऐड करेंगे तो 19 9 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मतलब पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति थे भाई साहब, आप बोलोगे सर 28। 28 जो है कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस सवाल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। आप जो है इस फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि जब भी पंक्ति में बैठे व्यक्ति न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या फाइंड आउट करनी हो, T बराबर L प्लस R माइनस एक्स माइनस 2 का यूज कर लेंगे, सवाल हमसे बन जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आप सभी लोग कर क्या रहे हो भाई साहब, एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए और आप सभी लोग सवालों का जवाब देते हुए चलिए, सिर्फ मौज मस्ती मत कीजिए। ठीक है, चलो यही वो प्रश्न है भाई साहब जो आपके 6, 7, 8 जून को भाई साहब आपके एग्जाम में छपेंगे प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम उठा लो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम उठा लो, चाहे आप यूपीपी यूपीएसआई कोई भी एग्जाम उठा लो, इसी तरीके के सेम पैटर्न वाले सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो यह क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिए, अपने सभी के सभी भाई बहन के पास शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है भाई साहब। अगर आपने मेरी 10 प्लेलिस्ट 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया तो यकीन मानिएगा कि आपने आधी रीजनिंग को ही 10 प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर देंगे। किसी का पेड क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट रीजनिंग आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स वाले सेक्शन में हमने ऐड कर दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो ये है भाई साहब सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। कैसे करना है, एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, ध्यान से समझो। कह रहा है कि 7 लड़के सुमित, सुनील, राहुल, राज, अमन और अमित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो चलो भाई साहब हम ऐसे सिंपली बनाते हैं, कितने लोग हैं, 7 लोग। ये 4 हो गए, 4 2 6 हो गए, एक हमारा क्या हो गया, 7। ये सभी लोग कैसे बैठे हैं सर, अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को सॉल्व कीजिएगा ना, आप मेरी इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एक फिगर मत बनाइएगा, फिगर आप 2 बना लीजिएगा, क्योंकि काटा पीटी करने से अच्छा है कि 2 फिगर बना के साफ साफ आंसर अपना लिख पाए हम। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि राज अमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ये राज जो है इस पहले व्यक्ति को, यही वो पहला व्यक्ति है। हाँ भाई साहब, ये कैरम में जैसे जो आपका राजा होता है ना, यही ये राजा है। अगर इस पहले व्यक्ति को आपने सही जगह सेट कर दिया तो आप फटाफट सेट करते हुए चले जाओगे। तो हमेशा याद रखिएगा मेरा ये कर्सर जहां पे मेरा पॉइंटर है, इसको आप याद रखिएगा, पहले व्यक्ति को यहीं पे बिठाते हैं। हमने यहाँ पर बिठा दिया राज। राज जो है अमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अगर अमन को यहाँ पे रखेंगे सर, अंदर की तरफ मुख है, इधर तो बायां हो जाएगा। यहाँ पे रखते हैं, किधर, किसके दाएं तरफ, अमन। अगर हमने अमन को यहाँ पे रख दिया तो पहला स्थान दूसरा स्थान, अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है राज है। देखो कह रहा है कि सुनील अमन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ये अमन जो है ना सुनील के बाईं ओर से, तो सुनील का बायां मतलब अमन का दायां। हाँ, सुनील का बायां मतलब अमन का दायां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, हमने यहाँ पर किसको लिखा, सुनील। हाँ, हमने यहाँ पर किसको लिख दिया भाई साहब, सुनील। अब सुनील के बाएं से पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, अमन। कह रहा है कि राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राम जो है अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हमने इसको ऐसे बनाया, ये हमारा देखो राज हो गया, ये हमारा सुनील हो गया, ये सुनील हो गया, और ये हमारा अमन हो गया। ठीक है, अब वो देखो कह रहा है कि अमित राम, सॉरी डियर, यहाँ पर देखो कह रहा है
है कि राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब राम ना तो यहाँ बैठ सकता है ना तो यहाँ बैठ सकता है, तो ना तो यहाँ बैठ सकता है ना तो यहाँ बैठ सकता है। तो इसमें हमने क्या किया, राम को यहाँ पे बिठा दिया और दूसरे वाले में राम को हमने यहाँ पे बिठा दिया, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि कौन व्यक्ति कहाँ पे बैठा है ना। अब देखो उसने कहा है अमित राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अगर राम यहाँ पे है तो पहला स्थान दूसरा स्थान, ऑलरेडी व्यक्ति बैठा है, काम नहीं हुआ। देखो पहला स्थान दूसरा स्थान, कौन बैठा है सर, अमित। अमित यहाँ पे हो गया सर, अमित यहाँ पे हो गया, राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा कह रहा है कि राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब यहाँ पर राहुल नहीं बैठेगा, तो राहुल को हमने यहाँ पे बिठा दिया। कह रहा है कि सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। भाई साहब सुमित को अभी हमने नहीं बिठाया था, तो हमने यहाँ पर किसको बिठा दिया, सुमित। सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो बायां ओर सभी लोग अंदर की तरफ झांक रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है भाई साहब, राज बैठा है, राज। राज ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए हमने बताया था मेरे भाई मेरे बहन कि एक फिगर पर आप काम मत कीजिएगा, फिगर आप हमेशा दो बनाइएगा। देखो अगर आप इसी पहले फिगर में ही काटा पीटी कर देते भाई साहब तो आपका सवाल भी नहीं बनता और आप गलत कर देते। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। कोडिंग डिकोडिंग का यह प्रश्न डियर फ्रेंड्स होता तो बहुत आसान है, पर फिर भी इसको मेरे बहुत सारे भाई बहन गलत कर देते हैं। एक मेरा वर्ड याद रखिएगा, कॉमन। क्या है सर, कॉमन याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न आप विदिन सेकंड में कर पाओगे। देखो बोल रहा है कि यदि किसी खास कूट भाषा में 231 का अर्थ है पेंट इज ब्राउन, 307 का अर्थ है हिज ब्राउन शर्ट और 781 का अर्थ है शर्ट एंड पेंट, इज के लिए कोड क्या होगा। तो जैसे हम यहाँ पे नंबर में कॉमन खोजते हैं, देखो 231 है ना, तो यहाँ पे क्या मिला सर, हमें 3 मिला है, इसमें क्या मिला है सर, 3 मिला है। तो अब यहाँ पर देखो पेंट इज ब्राउन है, हिज ब्राउन शर्ट लिखा है, तो इसमें क्या मिल गया सर, ब्राउन मिल गया, इसमें ब्राउन मिल गया। मतलब 3 को कोड हम किससे करेंगे सर, ब्राउन से करेंगे। किससे करेंगे, ब्राउन से करेंगे। आगे देखो सर, अब तो इसमें कोई कॉमन नहीं, अब पहले और तीसरे में देख लो, यहाँ पर सर 1 मिला है, यहाँ पर 1 मिला है। अब इसमें देखो पेंट इज ब्राउन था, इसमें शर्ट इज पैंट था, तो मतलब 1 को हम क्या लिखेंगे सर, पैंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पैंट लिख देंगे। अब वो पूछ क्या रहा है सर हमसे, वो पूछ रहा है इज। इज किसमें है सर, देखो अब इसमें अगर 3 हो गया ब्राउन का, 1 हो गया पैंट का, तो इज के लिए क्या होगा, 2, और 2 ऑप्शन ए में दिया गया है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखा आपने कि ऐसे प्रश्न भाई साहब सिंपल से सवाल होते हैं और आप सभी लोग इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो। ये देखो वर्णमाला का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई साहब, एकदम चैलेंजिंग प्रश्न है। अच्छे अच्छे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर आप सॉल्व कर पाओगे और आज के बाद ऐसा प्रश्न कभी भी आपका गलत नहीं होगा। जिस भी सवाल में आपको लगे कि सर हमें कम समझ आया है, भाई साहब देखो आपको करना क्या पड़ेगा कि इसकी जो है प्लेलिस्ट हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। ठीक है, हाँ पूरा चैप्टर आपको A to Z, ए से लेकर जेड तक पूरा रीजनिंग का चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कोर्स हमने फ्री कर दिया है। कोर्स वाले सेक्शन में उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। 30 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग आप सीख सकते हो बिना 1 रुपया अपना गंवाए हुए। ठीक है, तो इस क्लास को अपने हर उस भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनको भी रीजनिंग में 1% भी दिक्कत होती है। एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर क्लास चलाई जाती है, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम एज इट इज यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। बस आप डेली की रात 8:45 पर क्लास में जरूर जुड़ते रहिएगा। देखो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वें तथा दाएं से 24वें अक्षर के ठीक मध्य, ये पॉइंट आपको नोट करना है कि जब भी ठीक मध्य वाला हमें नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे। देखो दायां से किस नंबर, दायां का मतलब राइट साइड, राइट साइड से वो 6 नंबर पे है, और फिर कह रहा है कि राइट साइड से किस नंबर पे है सर, राइट साइड से 24 नंबर पे है। ठीक मध्य का मतलब जानते हो सर, एकदम आधा आधा। तो अगर वो आधा आधा की बात कर रहा है तो 24 और 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा 30, और 30 का एकदम आधा
आधा मतलब हो जाएगा 15। आप बोलोगे सर 15 पे तो ओ आता है, ओ ऑप्शन सी को टिक कर दे। नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा आप बुद्धि लगाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोल रहा है। अगर आप ABCD लिखते हो अपनी कॉपी में तो बाएं से आप दाएं की तरफ जाते हो, बाएं से आप दाएं की तरफ जाते हो, लेकिन उसने क्या बोला है, दाईं तरफ। मतलब दाईं तरफ से 6 नंबर पीछे आओ और उसके बाद उसके दाएं भाई साहब किस नंबर पे जाओ, 24 नंबर, और आगे बढ़ो। उसका ठीक मध्य आपको ज्ञात करना है। तो आप किधर जा रहे हो, जेड से ए की तरफ आ रहे हो। तो जेड से ए की तरफ आने का मतलब अपोजिट। तो ओ का अपोजिट क्या होता है सर, देखो यहाँ पर 15 है, 15 का अपोजिट सर 12 होता है। आप बोलोगे सर कैसे, 15 12 ऐड करेंगे हो जाएगा 27। तो 12 पे कौन सा लेटर आता है सर, एल आता है। तो मतलब ये हमारा क्या होगा, एल इसका राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलो किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भाई साहब, लुप्त संख्या का सवाल है। एक ही सवाल से पूरा चैप्टर आपकी कदमों पे झुका देंगे मेरे भाई, बस मेरा बात आप ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको संख्या फाइंड आउट करनी है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ रही हो तो हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या फिर हम क्यूब करते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, सवाल आपसे मिसिंग नंबर का बन जाएगा। तो बड़ी संख्या कहाँ है सर, 3 13 4 बड़ी संख्या तो बीच में है, 6 67 31 बड़ी संख्या बीच में है। अगर बीच में बड़ी संख्या ऐसे मिल रही है तो इसका मतलब है 3 और 4 से हमें 13 बनाना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4 3 12 1 13 बना सकते हैं। तो 31 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 67 आएगा, नहीं आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं सर, हमने क्या बोला था, स्क्वायर करके चेक करो। देखो जैसे यहाँ पे 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और लास्ट में 4 है, अगर हम जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बीच में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया सर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, और 36 में अगर हम 31 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और लास्ट वाली संख्या 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 45 45 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है, नहीं है तो फटाफट एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा शेयर किया अपने सभी दोस्तों के पास, और आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से डियर फ्रेंड्स आपका अपना परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 2,47,000 लोगों का पूरा हो गया, और उम्मीद करते हैं कि एक हफ्ते में आप सभी लोग इसको 2.5 लाख का परिवार अपना बना दोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है सर, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या कैसे निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस ले, स्क्वायर लगाएं, क्यूब लगाएं। ना मेरे भाई, कॉन्सेप्ट एक लाइन में समझ लो कि छोटी संख्या उससे बड़ी बहुत बड़ी। अगर छोटी संख्या से लगातार बढ़ते हुए क्रम में गई है तो सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। एक पॉइंट याद रखो, सवाल आपसे बन जाएगा। तो सर 4 से 7, 7 से 13, 13 से 25, 25 से 49, 49 से क्वेश्चन मार्क। छोटे से बड़े की तरफ गया है मल्टीप्लाई। आप बोलोगे सर 4 दूनी 8 कर देंगे, लेकिन हमारा 8 ज़्यादा हो जाएगा, -1 कर दो। 7 दूनी कर देंगे 14, -1 कर दो 13, 13 दूने 26 कर दो, -1 कर दो 25, 25 दूने 50, -1 कर दो, आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, -1 कर दो कितना हो जाएगा, 97। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 97 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के 11 के 11 महत्वपूर्ण सवालों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक ज़रूरी जानकारी आपको बता दे भाई साहब, एसएसपी क्लासेस 563, एसएसपी क्लासेस 563 ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। ये
नया यूट्यूब चैनल है जिसमें हम क्या करते हैं, रीजनिंग के एक टॉपिक को 10 से 15 मिनट की क्लास में 10 से 15 मिनट की क्लास में एक टॉपिक को आपको एकदम जड़ से कवर कराने का, ख़त्म कराने का प्रयास करते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो एसएसपी क्लासेस 563 हमारा दूसरा परिवार है जिस पे लगभग 1250 लोगों का आपका परिवार जो है बन चुका है। तो फटाफट जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और आज की क्लास आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। डेली की रात 8:45 पर इसी चैनल पर आपकी क्लास चलती है, तो आप सभी लोग 8:45 पर क्लास में ज़रूर जुड़ जाया कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।